आज हम आरओ भाग 2 कक्षा 12वीं यानी 12th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 जो है आपका बाजार दर्शन गद्य खंड का, जिसको कि लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने, है ना। जैनेन्द्र कुमार हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इनके द्वारा लिखित बाजार दर्शन आज हम पढ़ेंगे। पहले हम ये पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपके इसके प्रश्नोत्तर बताऊंगी। इस बाजार दर्शन में ये दिया हुआ है कि किस तरीके से हम बाजार जाते हैं और वहाँ की लुभावनी चीज़ें देख कर के हमारा मन उनको खरीदने का होने लग जाता है। ठीक है। बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए थे। कोई एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गरिमा या एनर्जी। मतलब ये है कि पैसा भी होना चाहिए, बाजार जा रहे हैं तो, और अगर साथ में आपके कोई महिला है, विशेष तौर पर पत्नी, तो वो किस तरीके से खरीदारी कर सकती है। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। मतलब ये कि आपके पास पैसा है, लेकिन अगर खरीदने के लिए वहाँ कोई वस्तु नहीं है तो फिर वो पावर किसी काम की नहीं है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखी भी दिखती है। पैसे की उस परचेसिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्व वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चित समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा और फूला रहता है। ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास पैसा आ रहा है और आप बुद्धिमान हैं तो आप फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है कि आप पैसा जोड़ पाएँ और आपका मन ना ललचाए चीज़ें खरीदने का, है ना। तो वो लोग इसी चीज़ में गर्व महसूस करते हैं कि मेरे को 10 रुपये मिले थे, 10-10 करके 100 का नोट हो गया, 100 का नोट को धीरे से 500 में बदल लिया। उनको चीज़ों से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब होता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? ये जो ऊपर छोड़ा हुआ था वहीं का आगे का है, बीच में उन्होंने समझाने के लिए कुछ दिया है। मित्र ने सामने मनी बैंक फैला दिया। कहा, ये देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता, सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अगर और पैसा होता उस समय उनके पास में,
तो वो और सामान ले आते और उसमें से ज़रूरत का कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ उनके खरीदने की शक्ति बताई गई है कि उनको दिखता गया और वो खरीदते चले गए। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता है, सामान आता है, वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, वह परचेसिंग पावर के अनुपात में आया, है ना। अभी बताया था मैंने आपको कि ये सामान जो आया वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं आया। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस करतब में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार। सोचो ज़रा, अगर आपके पास पैसा बहुत है और बाजार आसपास नहीं है तो वो पैसे की परचेसिंग का क्या होगा, उसकी पावर का क्या होगा, पैसे का क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। आगे हम पढ़ेंगे और कि क्या क्या होता है। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ही ले आए, मतलब फालतू में ले आए। मित्र बोले कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। देखा, आ गया ना। उसके मित्र ने जब बोला कि आप फालतू में इतना ले आए हो तो वो बोलने लगे कि बाज़ार में इस तरीके से सामान को सजा सजा के रखा था कि उसके जाल में आप फंसते चले जाते हो। मैंने मन में कहा ठीक, बाज़ार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अभी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, देखो इसमें ये बता रहे हैं कि बाज़ार में जब हम खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या क्या है, कहाँ खड़ा हूँ, क्या लेना है, क्या क्या देखूँ, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। कोई अपने को ना जाने तो बाज़ार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। मतलब यह है कि वो इतना लालच देते हैं बाज़ार कि देख देख कर के व्यक्ति पागल के जैसा ही हो सकता है। एक और मित्र की बात है, वह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए और आए तो खाली हाथ आए। देखो अभी इन्होंने जो ऊपर बताया है, ये पैराग्राफ में हमने ये देखा है कि एक मित्र है जो सामान लाया है बहुत सारा और उसमें से लेखक को कुछ भी काम का दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो उनको बताते हैं कि चीज़ें किस तरीके से सजा के रखी हुई हैं, तो वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाए, है ना। अब वो दूसरे मित्र की बात यहाँ बता रहे हैं कि वो गया बाज़ार बट खाली हाथ आया, लेकिन वो खाली हाथ आया, है ना। ये आपकी बुक में बाज़ार का चित्र दिया हुआ है। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाज़ार देखते रहे। मैंने कहा बाज़ार को देखते क्या रहे? बोले क्यों? बाज़ार, मतलब बाज़ार देखता रहा। तब मैंने कहा लाए तो कुछ भी नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ ना आता था कि ना लूँ तो क्या। मतलब उनको ये नहीं समझ में आया कि क्या लूँ, क्योंकि सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मतलब ये कि जब उन्होंने 5 चीज़ें देखी, मान लो मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो
उनको 5 चीज़ों में से ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ और कितनी लूँ, है ना। ऐसा लग रहा था सारी ही ले लूँ, और अगर कुछ लेता हूँ तो बाकी की छोड़ना पड़ेंगी, और वो कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहे थे। इसमें वो कुछ भी नहीं ले पाए। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, ना कर्म होगा। मतलब वो समझ ही नहीं पाए तो आगे वो कर्म ही नहीं कर पाए खरीदने वाला, है ना, और गति यानी चल भी नहीं पाए खरीदने के लिए। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है, मतलब आँखों से हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। वह रूप का जादू है। रूप किसका होता है? वस्तुओं का, जो वहाँ पर रखी हुई होती हैं। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। देखो, मैं आपको यहाँ पर ये लाइन समझा देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो बोल रहे हैं कि आप बाज़ार में जाके खड़े हो गए और आपकी जेब भरी है और आपका मन खाली है, मतलब आपको चीज़ें खरीदना है। ऐसी हालत में जादू खूब असर करेगा। पैसा है और आपके पास चीज़ें हैं नहीं, खरीदने का मन है तो आप खरीद लेंगे। जेब खाली है, मतलब पैसा तो है ही नहीं, मन भी भरा नहीं है, मन भी खाली है, जेब भी खाली है, तो भी जादू चल जाएगा। क्यों? क्योंकि खरीदने की इच्छा होगी। अब आगे देखो क्या बोलते हैं। मन खाली है, मन खाली है तो बाजार की अनेक अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंचता जाएगा कि आओ और मेरे को खरीदो। कही हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसी की मानने वाला है। मालूम होता है कि वह यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। मतलब जब आपकी जेब भरी हुई है और मन खाली है तो आपको सब चीज़ें खरीदने की इच्छा होगी और ऐसा लगेगा कि ये भी काम की है और ये भी काम की है। पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। मतलब जब सामान ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फिर घर में अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत सारा अटाला इकट्ठा हो गया है। आपका जो ये इतना पैराग्राफ है, मन खाली हो भरा हुआ, इतने पैराग्राफ में से अभी 2022 में हिंदी में क्वेश्चन आया था कि बाज़ार कब नहीं जाना चाहिए, मन भरा हो कि मन खाली हो, ऐसे करके। मैं अभी क्वेश्चन आंसर जब बताऊंगी, जब मैं आपको पेपर दिखाऊंगी, उसमें समझना आप। थोड़ी देर को स्वाभिमान को ज़रूरी सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक भी मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ लेगी। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। ये रहा, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन है। कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। देखो फिर से, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो,
लू का लुप व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। भाषा थोड़ी सी कठिन है इसलिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। देखो, वो ये बोल रहे हैं कि बाज़ार क्यों होते हैं, जब हमको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम बस उतनी ही चीज़ें लेके आएँ, अनावश्यक चीज़ों को लेकर के ना आएँ। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें हम उठा के ले आएँ। वो यहाँ पे जब बोल रहे हैं कि अगर लू में जाना है तो पानी पी के जाओ, मतलब जब आप बाज़ार जाओ तो मन लक्ष्य से भरा हो तो बाज़ार भी फैला फैला ही रह जाएगा। मतलब ये तय करके जाओ कि बस मेरे को यही चीज़ लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है, वरना अननेसेसरी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। और शून्य होने पर अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है, से सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता है। सब इच्छाओं का निरोध कर लेंगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध स्पता है का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यहीं मन में वह नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीयता के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। मतलब यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि आप ज़रूरी सामान ही लें, ज़्यादा इधर उधर का सामान ना लें। आप अपने मन पर कंट्रोल रखें, मन विचलित ना हो। मतलब आपको फालतू का सामान नहीं दिखना चाहिए, फालतू का लालच नहीं करना है। कि ऐसा नहीं है कि आँख बंद कर ली, आँख फोड़ डाली का मतलब आँख बंद कर ली और फिर सोचा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा नहीं। आप अपने मन को कठोर बनाएं। क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं देख लेते हैं और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। वह अकार्थ है, वह तो हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इसमें मन क्रश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र हो जाता है। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि मन अगर हम संकीर्ण कर लें, छोटा कर लें, तो वो हमारी छोटी सी सोच को दर्शाता है। इसीलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन ही करना चाहिए। ठीक है, इसी की आपकी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने बोला है कि आपको आइसक्रीम नहीं खाना है, फिर भी आप खाए जा रहे हो, तो आपको कुछ समस्या हो सकती है। इसीलिए मन में ये ठान लो कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, तभी बात बन सकती है। वह मन पूर्ण कब है, हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि आप अपने आप को पूर्ण कभी नहीं मान सकते हो। जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे रही हूँ कि सुबह आपने आइसक्रीम खा ली, पेट के अंदर चली गई, थोड़ा सा स्वाद था। 1 घंटे बाद कोई और आया, कुछ और बेचने आया, आपने चॉकलेट की मांग कर दी, फिर आपने रसमलाई की मांग कर दी। मतलब ऐसे अनगिनत चीज़ें आपकी बढ़ती हुई
चली जाएंगी। आप पूर्ण नहीं हो सकता, मन आपका पूर्णता से कभी नहीं भर सकता है। ठीक है, अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा ही अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। हम अपूर्ण हैं और हमको ये पता होना चाहिए कि हमको ये आता है, हमको इतना तो हम जानते हैं। ऐसे ही हमको ये पता होना चाहिए कि हमको ये चीज़ खाना है नहीं खाना है, हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय है, रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को ना हो, क्योंकि वे अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। मतलब आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, कितना खरीदना है, वो आपका दिमाग का मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ये बता रहे हैं। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। ध्यान से सुनते जाना। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। क्या कुछ उनके पास न होता। उधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह ना उसे थोक देते हैं और ना व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी आर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक हो रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वे भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देते हैं, जो उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने नहीं देखा है। इस पैराग्राफ में बच्चों मन की संतुष्टि बताई है कि वो उतने ही पैसों में खुश हैं। उन्होंने एक नियम बना लिया कि बस इससे ज़्यादा मेरे को नहीं कमाना है। अगर वो व्यापारियों को बेच दें और वो पहले से ऑर्डर ले लें तो उनकी जो दूसरों के नज़रों में एक इमेज बनी हुई है, व्यक्तित्व बना हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चित मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता, क्योंकि अगर बाजार का जादू चलता होता तो वो एक कुशल व्यापारी हो जाते, बहुत पैसे वाले हो जाते, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि वो उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उनका मन अडिग रहता है। पैसा उनमें आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उनके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वे निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व
में बिलखता ही छोड़ देते हैं। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित होकर सलज्ज ही नहीं हो जाती होगी? लेखक हमको ये बताना चाह रहे हैं कि हर किसी के ऊपर बाजार का जादू नहीं चलता है। उनकी 6 आने की कमाई हो जाती है, फिर कोई कितने भी पैसे उनके सामने रख दे कि और दे दो, वो नहीं देते हैं। और उनकी ये मन की अडिग मन की वो है कि उन्होंने एक बार मन बना लिया कि मेरे को इससे ज़्यादा नहीं बेचना है तो नहीं बेचना है। पैसे की व्यंग शक्ति सुनिए। वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ती निकल गई मोटर। वह क्या निकली? मेरे कलेजों को कौंधती एक कठिन व्यंग लीक। ही आर से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उनका नाम है मोटर और तुम उनसे वंचित हो, मतलब तुम्हारे पास नहीं है। जो उस पर बैठ के अंदर गया धूल उड़ाते हुए उसके पास है, ये बता रहे हैं वो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर डालती है। मतलब ये बता रहे हैं इतनी सी लाइन में कि वो ये सोचने लगता है कि काश मेरा जन्म ऐसी जगह हुआ होता कि मेरे माँ बाप के पास भी पैसा होता और मोटर गाड़ी होती तो कितना अच्छा होता। अब इतनी सी सोच में जिनके यहाँ वो रह रहा है, जो माँ बाप हैं उसके गरीब, उनके प्रति उसका भाव अच्छा नहीं है, कृतज्ञ। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अंकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों? कहो पानी पानी, है ना, कि उसको लालच नहीं है, चूरन वाले को लालच नहीं है। तो वह क्या बोल रहे? तो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता है, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। अगर हम ये सोच जो अभी उसने मोटर वाली बताई है उसके आगे वो चूरन वाले भैया की सोच कहीं ज़्यादा अच्छी है कि वो संतुष्ट हैं। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है जो स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृण है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है और वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। मतलब पैसे के पीछे सभी भागते हैं, भगत जी के जैसे बहुत कम होते हैं। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थीं और ना उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले तो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी ये नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थीं, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है
उस सबके प्रति अप्रति इस भगत के मन में नहीं, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं। मतलब वो ये बता रहे हैं कि बाकी लोग बाज़ार में जब जाते हैं, खड़े होते हैं, तो वो बाज़ार को देखते हैं, कुछ ना कुछ खरीदने की सोचते हैं, कुछ ना कुछ बुराई करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। मतलब वो बहुत खुश हैं और अंदर कोई भी वस्तु जाने के लिए जगह खाली नहीं है। देखता हूँ कि खुली आंखें तुष्ट और मग्न हैं। वे चौक बाज़ार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर वे पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं, रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ें ली और चले जाते हैं। उनको पता है कि बाज़ार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो नहीं लेते हैं। वो अपने काम की दुकान पर जाते हैं सीधे, और वहाँ से जो चूरन बनाने का सामान है वही लेते हैं। बाज़ार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाज़ार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है, जैसे वह है ही नहीं। वे जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस वे निश्चित प्रतीत के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा लेता है। मतलब ये कि वो ये बताते हैं, लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि भगत जी को देखो, उनके आगे बाज़ार की रौनक फीकी है और उस चीज़ की रौनक बढ़ी हुई है जो उनके काम की है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए हुए तो कोने वाली पंसारी की दुकान में मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव से ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहती है। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाज़ार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, वे अपनी परचेसिंग पावर के गर्व में अपने पैसों से लेकर एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाज़ार को दे देते हैं। ना तो वे बाज़ार से लाभ उठा सकते हैं और ना ही बाज़ार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाज़ार की बाज़ारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी है। इस सद्भावना के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी फिर ही नहीं रह जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, और यह बाज़ार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है कि ऐसे बाज़ार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाज़ार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाज़ार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। वह मायामयी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र है, अनीति शास्त्र है। ये आपका पाठ ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, लेकिन आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो इसमें ये बता रहे हैं कि जब आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए रहती है तो भी आप वहाँ खड़े हो गए, अरे ये इतने में नहीं, इतने में दे दो, ये तो ऐसा है, इसका उपयोग ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो अनावश्यक भीड़ भी बढ़ती है और वहाँ पर कंपटीशन भी बढ़ता है। अब मैं आगे आपको अगले वीडियो में आपके ये प्रश्न उत्तर कराऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम बीच बीच में से भी आंसर बना करके डालेंगे, और भी आपकी परीक्षा उपयोगी जो सामग्री है वो भी डाली जाएगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके लिए कुछ इसमें आया हुआ है।